बीसीएल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मोटिवेशन इन लाइफ। जीवन में मोटिवेशन का क्या रोल होता है। हमारे साथ रविशंकर गुप्ता जी हैं। सर, आप तो प्रशासनिक अफसर रहे हैं और लोगों को आज मोटिवेट करने के लिए बहुत से नए नए गुण सिखाते हैं जी। क्या है इसका राज? आपके मोटिवेशन का क्या राज है? क्योंकि आप रिटायरमेंट के बाद भी इतने मोटिवेटेड रहते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि आदमी 60 साल की उम्र के बाद रिटायर हो गया तो रिटायर होने के बाद घर पे बैठ गया, और माना जाता है कि घर के बच्चे और परिवार के लोग फिर उससे अपेक्षाएं रहती हैं और वो अपने आप को ये मानता है कि हम तो हो गए रिटायर। धन्यवाद उमाशंकर जी। और आपने तो अपने इंट्रो में ही समस्या का समाधान भी दे दिया है कि आदमी ये मान लेता है कि एक उम्र है जिसके बाद उसके अंदर ऊर्जा नहीं बचनी चाहिए। भाई मेरे, मैंने अब तक किसी आदमी पर एक्सपायरी स्लिप तो लगी देखी नहीं है कि एक्सपायरी डेट की स्लिप ये है। बिल्कुल। और ईश्वर ने तो लगाया नहीं है। हाँ, हम अपने मन को समझा लें कि भाई हमारी तो पूरी जो वर्किंग हमारी लाइफ है वो 60 साल है और उसके बाद वो एक्सपायरी डेट की उस पर स्लिप लगा दें। ये हमारी चॉइस है, इसमें प्रकृति का क्या दोष है? तो हम मोटिवेटेड इसलिए नहीं रहते कि हमने मोटिवेटेड रहने के लिए तैयारी नहीं की है। अब किसी भी घड़ी को आप प्रोग्राम कर दीजिए कि साहब वो 3 घंटे चल के बंद हो जाएगी, या किसी इंजन को ऐसे प्रोग्राम कर दीजिए कि वो 5 घंटे काम करने के बाद वो बंद हो जाएगा। डेफिनेटली वो बंद हो जाएगा। अब अगर आप ये पूछें कि वो इंजन हर समय क्यों नहीं चल रहा है, कैसे चलेगा? आपने उसको गलत प्रोग्रामिंग कर दी है। तो हमारे मोटिवेटेड रहने या न रहने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो हमारी अपनी ब्रेन कंडीशनिंग का होता है, जिसको NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जिसको कहते हैं। मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक का मैं प्रैक्टिशनर भी हूँ और कोच भी हूँ, सर्टिफाइड लाइफ कोच होने के साथ साथ। तो इसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू बी मोटिवेटेड ऑलवेज, यू शुड प्लान एंड कंडीशन योर ब्रेन, और आपको अपना एंकर पॉइंट डेवलप करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत इसमें ये रॉकेट साइंस नहीं है, हर आदमी कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके लिए पहली बात तो उसे शायद पता नहीं होता, और दूसरा ये कि वो इसको मान के नहीं चलता, वो प्रिज्यूम करके चलता है। अभी मैंने कहा जो माइंड सेट की बात, तो माइंड सेट में होता ये है कि कुछ चीज़ें हम मान लेते हैं, हम उस पर कोई डिस्कस नहीं करते। एक कहावत सुनी होगी आपने, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। हमारे दिमाग में एकदम क्लियर है कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, और सच्चाई तो एकदम उल्टी है। बड़ा परिवर्तन अगर लाना है तो अकेला आदमी ही लाता है। निश्चित तौर पर नेतृत्व वही करता है। नेतृत्व वही करता है। जहां भीड़ इकट्ठा हुई वहां पंचायत हो सकती है, परिवर्तन नहीं हो सकता। तो अब ये कहावत पर ही फिर से सोचने की जरूरत है। हम कहते हैं कि गाय दूध देती है, कहां दूध देती है? गाय दूध निकालना पड़ता है। हम कहते हैं कि साहब आप दिए को बुझाते हो, कहां दिया बुझता है? दिया भी वहीं रहता है, तेल भी वहीं रहता है, आप बाती को बुझाते हो। चेंज योर पर्सपेक्टिव, और ये चेंज करना ही मोटिवेशन के लिए सबसे पहली सीढ़ी होती है। मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि आपका लक्ष्य आपके सामने हो, और जब आप चाहें तो आपका मन उसे पाने के लिए प्रयास करने के लिए तैयार हो जाए। दोनों में से कोई एक बात भी अगर गायब हुई तो आप अपने को डीमोटिवेटेड फील करेंगे। जब कभी ऐसा हुआ कि आपके पास कोई काम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, डीमोटिवेटेड, या आपके पास लक्ष्य है लेकिन मन में कार्य करने का उत्साह नहीं है, तो आप डीमोटिवेटेड महसूस करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं इसको चाहूँगा कि एक छोटा सा मैं तरीका बता रहा हूँ, बड़ा प्रभावशाली तरीका है, और आप अपने जीवन में इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम लोग एंकरिंग टेक्निक कहते हैं। अब हर व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं होता कि वो जब डीमोटिवेटेड हो तो वो पूरा का पूरा याद करे कि थ्योरी क्या थी, तरीका क्या था और कैसे प्रैक्टिस करनी है।
तो उसके लिए एक हम लोग विजुअलाइजेशन की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। मैं बता देता हूँ, फिर आप जब चाहें तब इसको घर पे प्रयोग कर सकते हैं, और अगर कोई उसमें समस्या आती है तो फिर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप किसी शांत कमरे में बैठ जाइए, खड़े हो जाइए तो बेहतर होगा। अपनी ब्रीदिंग को पहले डीप कीजिए, थोड़ा गहरी ब्रीदिंग लेना शुरू कीजिए, रिदमिक ब्रीदिंग शुरू करिए, ज़्यादा नहीं, 4-5 मिनट। इतने में आपकी सांस एकदम शांत हो जाएगी, और उसके बाद शरीर को भी आप ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें, और अब आप अपने जीवन के एक बहुत सक्सेसफुल मोमेंट को याद करें, जहां आपने सबसे ज्यादा खुश महसूस किया था। बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा एक आध मोमेंट तो होता ही है। आप उसको याद कीजिए, एकदम उसका विजन अपने सामने बनाइए। ये मान लीजिए कि वो आपके सामने एकदम सजीव चित्र चल रहा है। मेमोरी में होता है, हम जब भी रिकॉल करते हैं दिखाई देता है। आप उसे देखिए, और देखने के बाद बंद आंखों से ही आप अपने को कमांड देना शुरू कीजिए। 1, वो चित्र और चमकीला हो गया है। 2, मैं उस चित्र को फील कर सकता हूं, वो मेरे सामने घटित हो रहा है। 3 and 4, आई कैन हियर द साउंड ऑफ दैट मोमेंट। जो चीयरफुल, जो जॉय, जो हंसी के ठहाके थे, हम उसे फील कर सकते हैं। 6, 7, वो और बड़ा हो रहा है। 8, चित्र और सजीव हो गया है, मैं उस मोमेंट को फील कर रहा हूं, मैं उसको पूरी तरह जी रहा हूं। और वहां पर 8 तक पहुंचने के बाद आप अपने किसी भी एक फिंगर को तय कर लीजिए। जो फिंगर आपको ज्यादा काम में नहीं लानी है, उस फिंगर को आप पकड़िए ऐसे दोनों हाथों से, और उस पर प्रेशर दीजिए। ये प्रेशर आप उस पर बनाएंगे 8, 9, 10। इस दौरान आप उस अपने अनुभव को गहरा करते जाइए, एकदम गहरा करते जाइए, और फिर वहां से काउंटडाउन शुरू करेंगे। 10, 9, 8, 7। और जैसे जैसे आपका उत्साह कम होने लगे, क्योंकि वो 10 पर पीक पर पहुंचेगा आपका उत्साह, चरम सीमा पर, और वहां से वो थोड़ा सा डाउन होना शुरू करेगा। जैसे ही वो डाउन होना शुरू करे, इस प्रेशर को आप हटा देंगे। इस क्रिया को आप फिर दोबारा दोहराएंगे 1 मिनट के बाद। यदि आप इसको 3 बार दोहराते हैं, तो इसके बाद आप 5 मिनट बाद इसको करके देखिएगा, आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, और जैसे ही आप इन दोनों उंगलियों को लेकर दबाएंगे, दबाते ही वो पूरा मोमेंट आपके सामने कैमरा स्क्रीन की तरह आ जाएगा, एकदम टीवी स्क्रीन की तरह आ जाएगा, और आप अपने को उसी मूड में चेंज होता हुआ पाएंगे। टेक्निक इसके पीछे बहुत सिंपल सी है। मैं बता इसलिए दे रहा हूं कि बहुत से लोगों को लगेगा कि भाई ये बच्चों का खेल कैसे हो, बच्चों का खेल हमारे लिए काम का कैसे हो सकता है। काम का है। ये सारा मूड हमारा जो होता है ना, वो हमारे हार्मोन पर डिपेंड करता है। हमारे 4-5 हार्मोन हैं, डोपामिन, एंडोमॉर्फिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। इन पर डिपेंड करता है कि हम कितना हैप्पी होंगे, और जब कार्टिसोल होगा तो फिर हम दुखी होंगे। ये कब रिलीज होंगे ये हम नहीं तय कर सकते, ये बॉडी नहीं तय करती, ये दिमाग तय करता है, वो भी सबकॉन्शियस माइंड तय करता है, या कोई ट्रिगर पॉइंट जो कि हमारी मेमोरी होती है वो तय करती है। तो यहां हम उसी का इस्तेमाल करते हैं, बजाय इसके कि दिमाग अपने ट्रिगर से डोपामिन को रिलीज करे या कार्टिसोल को रिलीज करे। ये एंकरिंग टेक्निक में हम मेमोराइज करके आपके अच्छी मेमोरी को, आपके फील गुड मोमेंट को आपका एंकर बना देते हैं, और दिमाग बड़े आसानी से इसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगली बार जब आप ऐसे उंगली करके दोनों हाथों की आप प्रेशर डालेंगे, तो दिमाग को यह सिग्नल मिलेगा कि अब हमें डोपामिन रिलीज करना है, क्योंकि ये एसोसिएटेड है आपकी हैप्पी मेमोरी से, और आपका मूड चेंज हो जाएगा। और हैप्पी हार्मोन्स जो कहा जाता है, हैप्पी हार्मोन्स इसी का एक पार्ट होता है। यही मैं बताया, जो मैंने 4 हार्मोन बताया आपके, ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन है, डोपामिन है, ये हैप्पी हार्मोन है। हैप्पी हार्मोन, तो इनको हम हैप्पी हार्मोन से हमने एसोसिएट कर दिया। अगली बार जब आप कहीं बैठे हैं और आपको लग रहा है कि माहौल थोड़ा सा ठीक नहीं है और बोरिंग हो रहा है, ट्राई इट। उंगलियों को पकड़िए,
प्रेशर दीजिए, आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को मोटिवेटेड महसूस कीजिए। निश्चित तौर पर लोग मोटिवेटेड होंगे सर। अब एक व्यवहारिक चीज़ आप देखते होंगे जी। अक्सर, आप सरकारी सेवा में भी रहे तो आप अपने बॉस के पास कभी जाने के सोचते होंगे तो सोचते होंगे, पता करने की कोशिश कर देंगे बॉस का मूड कैसा है। व्यवहारिक जीवन में आमतौर पर कोई अपने बॉस के पास जाता है। व्यापारी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भी उनका कर्मचारी अगर अपने बिजनेसमैन बॉस के पास पहुंचने की कोशिश करता है किसी काम को लेके, तो सबसे पहले किसी स्टाफ से पूछता है बॉस का मूड कैसा है, क्या है। कई बार पता चलता है कि बॉस अभी डांट के 2 लोगों को भगाए हैं, यानी अभी अनुकूल परिस्थिति नहीं है। ऐसी टेंडेंसी क्यों होती है सर कि एक ही व्यक्ति, कभी वो उसका व्यवहार दूसरा होता है, कभी दूसरा हो जाता है। ये इतनी महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है जिस पर परेशान सब हैं, ध्यान कुछ ही लोगों का जा पाता है। वो इस बात से हर आदमी परेशान है कि यार मेरा मूड अचानक चेंज क्यों हो जाता है, और वो चाहता है कि ये रुक जाए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि करना क्या है। फैक्ट में बताऊं तो ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग हमारा नहीं है, हम दिमाग के गुलाम हैं। वो जैसे चाहे हमें नचाता है। वो जब चाहे तब हम हैप्पी हो जाएंगे, जब चाहे तब हम दुखी हो जाएंगे, जब चाहे तब हम एकदम डिप्रेस हो जाएंगे। जबकि होना ये चाहिए कि अगर मन हमारा है, हम कहते हैं कि ये बॉडी हमारी है। हमारी के होने का क्या मतलब कि सबके ऊपर हमारे अंदर जो कॉन्शसनेस है, हमारी जो सोल है, वो इनकी मालिक है और है भी। क्योंकि आपकी ये बॉडी अगर पूरी तरह पड़ी रहे एज सच और सोल को अलग कर दिया जाए तो नाम खत्म हो जाएगा। फिर डॉक्टर ये कहेगा भाई बॉडी ले जाओ, जस्ट सिंपली बॉडी है। तो बॉडी आपकी सेवा के लिए मिली है, लेकिन हम इतना आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने आप को। हम 2 धरातल पर जीते हैं। एक हो गया हमारा शरीर और दूसरा हो गया हमारा मन। मन को थोड़ा आत्मा के रूप में समझिए तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आता है। हमारे पास मोटी मोटी 2 चीज़ें होती हैं, हम इन दोनों को एसोसिएट कर देते हैं, जबकि दोनों अलग हैं, दोनों का नेचर अलग है। फर्ज कीजिए कि आप जब दुखी होते हैं तो क्या आप में कोई चेंज आ जाता है? आपकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आता। आप छोटे थे तो क्या आप कोई दूसरे थे? नहीं। आपको याद आता है आप तब भी वही मेमोरी थी, आज हैं वही मेमोरी रहती है। यानी जो बॉडी है इसके घटने बढ़ने, बीमार होने, अच्छे होने से आपके सेल्फ पर, आपके होने पर, आपके चेतना पर कोई असर नहीं पड़ता। चेतना इससे ऊपर है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम उल्टा कर लेते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में हम अपने को शरीर से जोड़ लेते हैं। जब कृष्ण गीता में कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, तो उनका अर्थ क्या है? वो शरीर के बारे में नहीं कह रहे। शरीर को तो पानी गीला भी करेगा और शस्त्र काटेगा भी, लेकिन उसके परे जो आपकी चेतना है, जो कॉन्शसनेस है, जो गॉड गिफ्टेड सोल है, वो उससे अलग है। सारे सुख दुख आपके शरीर को होते हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हम शरीर ही हैं। हमें कभी ख्याल भी नहीं आता सामान्य जीवन में कि भाई हम शरीर से ऊपर भी कुछ हैं। और जब ये ख्याल आने लगता है, कहीं भी एक बार भी आपके ध्यान में आ जाए या फील कर लें, तो आप अपने कष्ट को भी एक थर्ड पर्सन की निगाह से देखने लगते हैं कि ये कष्ट शरीर को हो रहा है। ये चेंज, ये मूड का चेंज, ये हार्मोन का चेंज हमारी बॉडी में हो रहा है। थोड़ा सा कठिन बात लगती है कि अपने कॉन्शसनेस को, अपने मन को अपने शरीर से अलग करके देख पाना, सोच पाना, क्योंकि हमारी आदत बचपन से ऐसी रही है कि जो मन में होगा वही शरीर में होगा। शरीर में दुख है तो मन में दुख होगा, मन दुखी हो गया तो सर दर्द करने लगेगा। यानी दोनों एकदम एक दूसरे में कनेक्टेड हो जाए, साइकोसोमैटिक हो गए हैं। इस साइकोसोमैटिक से अलग उठने के लिए, इससे थोड़ा ऊपर उठने के लिए थोड़ी सी साधना करनी होती है। मेडिटेशन है उसके लिए। मेडिटेशन करेंगे तो आपको ये रियलाइज होने लगेगा कि नहीं, दोनों 2 चीज़ें हैं। बस इतना ही, इससे ज़्यादा की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। इतना फील हो जाए कि आपका मन अलग है, आपका शरीर अलग है। सारे चेंजेज आपके शरीर में हो रहे हैं, मन को अफेक्टेड होने की ज़रूरत नहीं है।
और जब आप ये फील कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल मिल जाता है अपने मूड पर, क्योंकि मूड का जो सडन चेंज होता है वो आपकी इंटरनल हार्मोनल जो प्रोसेस है बॉडी का उसके कारण होता है। एक तो इसमें सर मूड जहां आपने कहा, तो ये तमाम हमारे दर्शकों के ये जरूर सवाल हो सकते हैं, हालांकि ये सवाल वो है हमारा और आपसे कोई लेना देना इस सवाल से नहीं है भाई, ये जान लीजिए। मेरा सवाल मैं ये कह रहा हूँ जो हमारे दर्शक सवाल, चूंकि जानते हैं आप मूड की इतनी बात करने लगे, बॉस की बात तो हो गई, व्यवहारिक जीवन की बात हो गई, लेकिन परिवार की बात नहीं आई। अब आता सवाल यह है, घर से निकलते ही कोई मिलता है रास्ते में, अगर वो उलझुल शब्द किसी को, कोई गाड़ी किसी को स्क्रैच पड़ गई या कोई छोटी छोटी बात पर अगर कोई झुंझलाने लगता है, बिल्कुल, तो सामने वाला कहता है लगता है घर से लड़के आया है। यह घर घर की कहानी सर हो सकती है, इस चीज को हम सबको स्वीकार करना होगा। बिल्कुल ठीक बात है। किसी बात की लड़ाई नहीं होती है, मूड चेंज हो गया। ये मूड ऐसे कैसे, मतलब क्या किसी फ्रस्ट्रेशन के कारण कभी होता है, या कहीं मन में कुछ और चल रहा हो, किसी को हो कुछ और जाता है, वो कई दिन की कहानी दबी होती है, ऐसे हो जाता है। इस पर कैसे, चूँकि घर की जो कहानी होती है उसको कहाँ से कंट्रोल किया जाए उसको सर? बिल्कुल, बहुत बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। पहले तो मैं आपके उस सवाल का जवाब दे दूं कि बॉस का मूड ख़राब है और जो हमारा मालिक है उसका मूड ख़राब है, तो आप यकीन मानिए वो उसी समस्या से जूझ रहा है जिससे आप परेशान हैं। उसके पास और कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी अपने मूड पर वैसे ही कोई कंट्रोल नहीं है जैसे आपका नहीं है। यहाँ आप दोनों लोग कॉमन हो जाते हैं, चाहे बॉस हो और सबऑर्डिनेट हो, इक्वल एक ही नाव में हो जाते हैं। तो जितना आपको मैनेजमेंट की जरूरत है उतना उसको भी मैनेजमेंट की जरूरत है। ये कतई आप परेशान ना होइए कि बॉस जो है बड़ा मूडी है तो हम कैसे एडजस्ट करें। यकीन मानिए बॉस के लिए आप भी उतने ही मूडी हैं। जैसे बॉस आपको समस्या लग रहा है ना, वैसे उस आदमी के लिए आप भी समस्या लगते होंगे, कभी पूछ के देखिए। खैर चलिए, हम बात करते हैं इसकी कि मूड जब चेंज होता है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो जैसा आपने बताया कि सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोशल लाइफ पर और हमारी फैमिली लाइफ पर। सोशल लाइफ पे तो बाद में पड़ता है, लेकिन फैमिली लाइफ पर पहले पड़ता है। मूड का जो चेंज होता है, सडन चेंज होता है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आप मशीन नहीं है, आप कोई कंप्यूटर नहीं है कि जिसमें प्रोग्राम रन हो गया और फिर उसी ढंग से काम करेगा। आप जीती जागती एक प्राणवान क्रिएशन है जिससे अच्छा क्रिएटर ने आज तक कुछ नहीं बनाया है। क्रिएटर मीन्स यूनिवर्स कह लीजिए या गॉड कह लीजिए। उसने इस मनुष्य के शरीर से और मन से बेहतर आज तक पूरे यूनिवर्स में कुछ नहीं बनाया है। हम सर्वोत्तम रचना हैं, और विडंबना यह है कि सर्वोत्तम रचना होने के बावजूद हमें अपने आप पर पूरी जानकारी नहीं है कि यह मशीन चलती कैसे है, इसमें परिवर्तन कहां से होता है। मूड का चेंज होना साइंस की भाषा में कहें तो ये हार्मोन है। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसे विचार चले कि जिससे आपकी बॉडी में एड्रेनलिन निकल गया, वो ग्लैंड से एड्रेनलिन आपके ब्लड में फ्लो हो गया, अब वो फर्क क्या करेगा, वो तुरंत आपके रेस्पिरेशन को बढ़ा देगा, डाइजेशन को कम कर देगा, ब्रेन को अलर्ट मोड पे डाल देगा, खतरे से बचने के लिए आपको बताएगा कि या तो लड़ो या तो भागो, आपके हाथ पैरों मांसपेशियों में ताकत बढ़ा देगा। उसके बाद का परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा कि कार्टिसोल आपका बढ़ जाएगा, और कार्टिसोल होता है नेगेटिव हार्मोन जो आपको एग्जॉस्ट करता है, बॉडी को एग्जॉस्ट करता है। तो इसका अगर हम मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो इसका एक एम्पैथेटिक सिस्टम होता है। वो सिस्टम ये होता है कि जब आपके सामने रियल खतरा होता है, मान लीजिए कि कोई खतरनाक जानवर आ गया, अब अचानक आपकी बॉडी बगैर आपके कहे, आपसे पूछेंगे नहीं, परमिशन नहीं लेगी, वो सीधे एड्रेनलिन को आपके ब्लड में डाल देगी। उसके बाद सारे परिवर्तन होते रहेंगे आपके, और आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में आप चुनाव करेंगे कि भागना है या लड़ना है। और जब आप दोनों करके किसी भी तरीके से बच गए, या तो शेर को भगा दिया या खुद भाग के बच गए, तो जैसे ही बच के आप सुरक्षित जगह पे पहुंचते हैं, आप एक लंबी सी सांस लेते हैं। अनुभव किया है? एक्सीडेंट बच जाए लंबी सी सांस, लंबी सी सांस लेते हैं। वो लंबी सी सांस क्या है? वो एड्रेनलिन को काम डाउन करने का प्रोसेस है।
वहां से बॉडी उसको काम डाउन करना शुरू कर देती है और आपकी बॉडी अगले 15 मिनट में नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल ही नहीं होती बल्कि हैप्पी हार्मोन भी डाल देती है कि चलो भाई थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, अब हैप्पी हार्मोन का एक डोज ले लो, एक शॉट ले लो और थोड़ा सा खुश हो जाओ। और आप अगले ढाबे पर रुक के, हाईवे पर अगले ढाबे पर रुक के आप थैंक्स टू गॉड कहते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, एक कप कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं। लेकिन हमारे आज की जिंदगी में, हमारे रिलेशन में हमारे खतरे वास्तविक नहीं होते, इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी का क्या मतलब? हम कल्पना करते हैं कि यार कैरियर तो ठीक चल रहा है, लेकिन मान लो अभी कोविड आया था, इसी तरह कुछ हुआ और छटनी हो गई तो अब ब्रेन को ये पता नहीं है कि खतरा असली है या नकली है। उसको तो काम एक ही तरह करना है। उदाहरण ले लीजिए, आप सपने में अगर शेर देखें तो भी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसा वास्तव में शेर देखने में होता है, क्योंकि शरीर के लिए, दिमाग के लिए असली शेर और सपने के शेर में कोई फर्क नहीं है। आपने एक खतरा इमेजिन कर लिया कि साल भर बाद अगर कुछ ऐसा हुआ, छटनी हो गई, तो मैं करूंगा क्या, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस भी इतना नहीं है। एक प्रॉब्लम आपने क्रिएट करके उसको दे दी दिमाग को, क्या करेगा वो तुरंत आपको फाइट एंड फ्लाइट मोड के लिए तैयार करेगा और एड्रेनलिन डाल देगा। लेकिन यहां एक नुकसान ये है कि चूंकि ये खतरा इमेजिनरी है, इसलिए ये पास भी नहीं होगा, जाएगा नहीं। और अगर जाएगा नहीं तो आपका दिमाग उस खतरे के हार्मोन से निकलेगा कैसे बाहर? वो तो फिक्स हो गया, वो तो फिक्स हो गया। तो वो लंबी वाली सांस जो एक्सीडेंट बचने पर आई थी या खतरे से बचने पर आई थी, आप नहीं ले पाएंगे। तो ये होता है आपके तनाव का सबसे बड़ा शुरुआत का प्रारंभिक बिंदु। हम अपने जीवन में इतने इमेजिनरी प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने तैयार कर लिया है, और ऐसा नहीं है कि वो बेकार की हैं या बिला वजह की हैं, क्योंकि जीवन इतना अस्त व्यस्त और इतना अनिश्चित हो गया है कि ऐसे ख्यालात मन में आते हैं, अस्वाभाविक नहीं है। इनको मैनेज करने की जरूरत होती है। इसीलिए मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि आप मेक योर सूची अपने भय की और अपने महत्वाकांक्षाओं की, दोनों की सूची बनाइए, क्योंकि तब आप रियलिस्टिक होकर प्लानिंग करते हैं कि भाई ये खतरा इमेजिनरी है। अब ठीक है, हम जैसे ही हम फ्लाइट का टिकट लेते हैं, भाई मुझे तो लगता है डर, मुझे तो लगता है कि पता नहीं कब प्लेन जो है नीचे आ जाए बिना वार्निंग के। मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा लोगों को लगता होगा। बिल्कुल सर। लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा यह जो सोचना है, मेरा यह परसेप्शन है, यह रियल नहीं है, ये मेरा इमेजिनेशन है। तो जाहिर सी बात है कि मुझे तनाव नहीं होता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इस खतरे के साथ एकदम चिपक जाए कस के, तो आप यकीन मानिए कि पूरी यात्रा में वह इतना तनावग्रस्त रहेगा कि उसके जीवन की सबसे खराब कष्टकारी यात्रा होगी। ठीक बात है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, बड़ा अच्छा सा उदाहरण है। आप फिल्म देखने जाते हैं, 3D फिल्म, कोई पेंडोरा टाइप की फिल्म, अवतार जैसी थी वैसे याद कर लीजिए। तो जब आप फिल्म देखते हैं तो वो आपको एकदम रियल लगता है, आप उसी के बीच में एकदम पूरी तरह पार्ट हो जाते हैं, आप उस तनाव को अनुभव करते हैं जो आपका नायक अनुभव कर रहा है। लेकिन अगर वो ज्यादा, जरूरत से ज्यादा हो जाए, आपको डर लगने लगे, तो आप क्या करते हैं? सिर्फ चश्मे को उतार देते हैं। करते हैं कि नहीं? उतार देते हैं। फिर चश्मा उतारते ही आपको ध्यान आता है कि अरे ये तो इमेजिनेशन है, बस ऐसे ही चल रहा है, मैं इसका पार्ट नहीं हूं, और आपका खतरा दूर हो गया। फिर लगा लेते हैं। तो इस मानसिक खतरे को, इमेजिनरी प्रॉब्लम को, जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या हो गई है, आप कभी नोट कीजिएगा, आधे से ज्यादा आपके दिमाग के तनाव के कारण इसी तरह के इमेजिनेशन होते हैं। जैसे ही उनको आप काटना शुरू कर देंगे ना, आपका अपने आप स्ट्रेस हार्मोन कम होना शुरू होगा और हैप्पी हार्मोन बढ़ने लगेगा। तो तरीके जीवन को सामान्य बनाने और खुश बनाने के लिए बहुत सामान्य से हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ सही ढंग से उनको समझने की जरूरत है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने दी। तो निश्चित तौर पर आप सभी ने जो सर के विचार थे, अगर इसको अपने जीवन में, अपने लाइफ स्टाइल में इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका निश्चित तौर पर आपको एक बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यदि आपने BCL इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें,
रविशंकर सर के साथ प्रत्येक रविवार को हम किसी न किसी नए मुद्दे पर हम आपके बीच में आएंगे, जो आपके जीवन को, आपकी लाइफ स्टाइल को निश्चित तौर पर सुधारने में मददगार साबित होंगे। नमस्कार। नमस्कार।